माँ, आज ब्रेड पिज्जा खाने का मन कर रहा है। आज मेरे लिए ब्रेड पिज्जा बना दो ना। लेकिन घर में तो ब्रेड है ही नहीं बेटी। आज मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ। जब तेरे पापा ब्रेड लेकर आएंगे तब मैं तेरे लिए ब्रेड पिज्जा बना दूंगी। दरअसल रूही के पिता मदन एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। कुछ दिन बाद, अरे वाह, आज रूही बेटी ब्रेड देखेगी तो खुशी हो जाएगी। हाँ, क्या हुआ मदन भैया, बड़े खुश लग रहे हो? हाँ राजेश, आज काफी सारी ब्रेड बच गई है और मेरी बेटी इतनी ब्रेड देखकर खुश हो जाएगी। हाँ, ये कहकर मदन काफी सारी ब्रेड लेकर घर आ जाता है। ब्रेड देखकर रूही खुशी से झूमने लगती है। ये बाबा ब्रेड ले आए। माँ देखो ना, बाबा कितनी सारी ब्रेड लाए हैं। मुझे अब ब्रेड पिज्जा बना कर दो ना। हाँ बहू, अब तू जल्दी से मेरी पोती के लिए ब्रेड पिज्जा का इंतजाम कर दे और उसके साथ साथ मेरे लिए भी बना दे। माँ जी, आज तो मैंने खाना बना दिया है। अगर ब्रेड पिज्जा बना दिया तो खाना बेकार हो जाएगा, इसलिए आप सब कल खा लेना ब्रेड पिज्जा। नहीं दादी, आप बोलो ना माँ को अभी ब्रेड पिज्जा खाना है। अच्छा बहू, तू हमारे लिए रहने दे, हम कल खा लेंगे। तू अभी इसके लिए बना दे ब्रेड पिज्जा। हाँ रजनी, तुम इसी के लिए बना दो। वैसे भी हमारे पास फ्रिज तो है नहीं जहाँ हम ये खाना रख सकें, और कल तक तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए हम सब खाना खा लेंगे। बस तुम रूही के लिए बना दो, इसका बड़ा मन है। रजनी रूही को ब्रेड पिज्जा बनाकर देती है, जिसे खाते ही वो खुश हो जाती है। अगले दिन भी मदन काम पर जाता है। काम पर जाकर उस रोज भी वो फैक्ट्री में जाकर ओवर टाइम कर रहा होता है कि तभी अचानक फैक्ट्री में आग लग जाती है और मदन और उसके साथ 3 और लोग उस आग में झुलस जाते हैं। वहीं घर पर रजनी ब्रेड पिज्जा बना रही थी। मैंने ब्रेड पिज्जा बनाकर रख दिया है, अब बस जल्दी से वो आ जाए तो हम सब साथ में बैठकर ब्रेड पिज्जा खाएंगे। उन्हें इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है। तब रजनी कहती है, माँ जी, आप और रूही ब्रेड पिज्जा खा लीजिए, मैं बाद में उनके साथ खा लूंगी। सुबह ही वो कहकर गए थे कि आने में काफी देर हो जाएगी, क्योंकि आज वो ओवर टाइम लगाएंगे। अच्छा ठीक है बहू, ला दे दे, हम दोनों दादी पोती खा लेते हैं। रजनी अपनी सास और बेटी को ब्रेड पिज्जा खाने को दे देती है, जिन्हें खाने के कुछ देर बाद वो सो जाती हैं। उधर रजनी रात भर मदन के इंतजार में बैठी रहती है। बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चलता। फिर तड़के सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मदन को ढूंढने जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि फैक्ट्री के कुछ लोग मदन की लाश लेकर उनके आंगन में रख देते हैं। मदन की लाश देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे पति को? कल तक तो ये सही सलामत थे, अचानक ये क्या हो गया? बहन, हम तो कल रात फैक्ट्री से टाइम से चले गए थे, लेकिन मदन के साथ 3 लोग फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे थे और रात में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें मदन और उन तीनों के साथ कुछ लोग आग में झुलस गए। हे भगवान, तूने ये अनर्थ क्यों किया? मदन के जाने के बाद उसका पूरा परिवार शोक में डूब गया। रजनी की सास सरला बड़ी हिम्मत वाली थी। वो अपनी बहू को हिम्मत देते हुए कहती है, अब बस भी कर बहू, आखिर कब तक तू यूं आंसू बहाती रहेगी? अब वो हमें छोड़कर जा चुका है। अगर तू भी सारा दिन ऐसे ही भूखी प्यासी रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मासूम रूही के सर से माँ का साया भी छिन जाए। बहू, अब उसके लिए माता पिता दोनों तू ही है। तुझे ही कुछ काम करके उसका पालन पोषण करना होगा। लेकिन मैं आखिर क्या करूं माँ जी? तू जानती है तेरे अंदर ब्रेड पिज्जा बनाने की कितनी अच्छी कला छिपी हुई है, और वो भी बिना उस ओवन मशीन के, जो कि पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। तू चाहे तो ये ब्रेड पिज्जा बेचकर इस घर का गुजारा चला सकती है। ये मत सोच तेरा पति नहीं रहा तो तू कुछ कर नहीं पाएगी। तेरी सास तेरे साथ है। अपनी सास की बातें उसे ठीक लगती हैं और पड़ोस की काकी के पास रखा पुराना ठेला ले आती है। फिर घर में रखी ब्रेड से वो ब्रेड पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती है और बाजार में जाकर बेचने लगती है। आइए आइए, 40 रुपए में ब्रेड पिज्जा खाइए, आइए आइए। तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। अरे वाह, केवल 40 रुपए में ब्रेड पिज्जा? बहन, मुझे भी देना तो। तुम नहीं जानती मुझे ब्रेड पिज्जा कितना पसंद है, और इसे खाने के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अब अपने ही गाँव में ब्रेड पिज्जा आ गया है, तो अब मैं इतनी दूर शहर क्यों जाऊँ? है भाई साहब, आपकी बातों से लगता है कि आपको ये ब्रेड पिज्जा बड़ा ही पसंद है। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। आप ये मेरे हाथ का बना ब्रेड पिज्जा खाइए, आप शहर के ब्रेड पिज्जा का स्वाद भूल जाएंगे। ये कहकर वो ब्रेड पिज्जा बनाकर उसे देती है, जिसे खाते ही वो खुश हो जाता है।
अब उसके ब्रेड पिज्जा की चर्चा वो गांव भर में करता है, जिससे उसके पास और भी लोगों की भीड़ आने लगती है। गांव में ब्रेड पिज्जा जैसी चीज पाकर सब लोग बड़े ही खुश थे। रजनी की अब अच्छी कमाई होने लगती है और वो अच्छे पैसे कमाने लगती है। माँ जी, आपने सही कहा था, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। ये लीजिए मेरी मेहनत की कमाई, इसे तू अपने पास रख बहू, ये तेरी मेहनत है। अब सुबह से शाम तक वो ठेले पर ब्रेड पिज्जा बनाकर बेचने लगी। एक रोज उसके ठेले पर कुछ टूरिस्ट लोग आते हैं और उसके हाथ का बना ब्रेड पिज्जा खाते हैं। वाओ, ये तो कितना कमाल का बना है। आज तक हमने इतना टेस्टी ब्रेड पिज्जा नहीं खाया। शुक्रिया भाई साहब। रजनी के ब्रेड पिज्जा अब इतने फेमस हो जाते हैं कि लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर उसके पास ब्रेड पिज्जा खाने आते थे। अब वो अपने घर की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधार लेती है और अब अपना बड़ा घर ले लेती है, जिसमें हर सुख सुविधा होती है। साथ ही गांव में ही खुद की दुकान खोलकर उसमें ब्रेड पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। अरे अनुज जी, ये आप क्या उठा कर ले आए? वैसे ही हमारा एक कमरे का घर है, आखिर इतना सारा सामान रखेंगे कहाँ हम? रहने दे बहू, ये हमारी कभी नहीं सुनेगा। ना जाने फालतू की चीज उठा कर ले आता है। ये नहीं कि पहले घर बनवा लूं, घर का प्लास्टर झड़ रहा है। अब तो घर भी सड़क से नीचे आ गया है, लेकिन नहीं, इसे तो बस इन सब बेकार की चीजों में ही खर्च करना है। माँ, ये कोई फालतू की चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही काम की चीज है। और ना ही मैंने इस पर कोई फालतू के पैसे खर्च किए, बल्कि मेरे मालिक ने मुफ्त में दी है। वो तो इसे फेंक रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा काम करवाकर इसको ठीक करवा लूंगा। और आखिर करोगे क्या इस मशीन का? तुम जानती हो, इस मशीन से पिज्जा बनता है, जो मैं अपनी कंपनी में बनाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक दुकान खोलकर खुद का पिज्जा बनाने का काम खोलूंगा। यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं है कि पिज्जा क्या होता है। वो बेचारे जब ये वेज पिज्जा खाएंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या होता है ये वेज पिज्जा। अरे वही तो कह रही हूँ, यहाँ के लोगों को पता नहीं कि पिज्जा क्या होता है, तो वो कभी नहीं खाएंगे। और अभी मत पड़ इन सब चक्करों में। और अगर तेरी नौकरी चली गई और तेरा नया काम भी नहीं चला ना, तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे माँ, तो मैं कौन सा अभी खोलने के लिए कह रहा हूँ, कुछ समय बाद। इसलिए तो मैंने रूपाली को भी कढ़ाई में ही वेज पिज्जा बनाना सिखा दिया है, ताकि कल को ये भी पिज्जा की दुकान संभाल सके। एक रोज आधी रात को तेज बारिश आने लगती है, जिससे उनकी छत टपकने लगती है। अरे ये क्या, घर में तो पानी आ गया। मेरे माइक्रोवेव को उठाकर कोई ऊपर रख दो, नहीं तो बारिश के पानी से ये खराब हो जाएगा। ये देखो, इसे तो इस हालत में भी अपने इस मुए माइक्रोवेव की चिंता सताई जा रही है। फिर अगली सुबह। रूपाली, बारिश थम गई है। मैं काम पर जाने से पहले बाजार से बड़ी सी पन्नी ले आता हूँ, उसे छत पर डाल दूंगा, जिससे पानी अंदर नहीं आएगा। जी आप रहने दीजिए ना। वो क्या है ना, मेरा मन आज सुबह से बहुत बेचैन हो रहा है। आज आप काम पर से भी छुट्टी ले लीजिए और फिर पिन्नी लेने भी कल चले जाना। अरे कुछ नहीं होगा रूपाली, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये कहकर अनुज दुकान की ओर चला जाता है, लेकिन रास्ते में काफी पानी भरा हुआ था। वो कुछ दूरी पर चलता है कि तभी बिजली के खंभे से लटकती तार पानी में गिर जाती है, जिससे पानी में करंट आ जाता है और अनुज उसकी चपेट में आ जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अनुज की मौत की खबर जब उसके घर वालों को लगती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाय मेरा बच्चा हमें छोड़कर चला गया। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अरे जाने की उम्र तो मेरी थी, मेरे बेटे ने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं था। उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। नहीं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। माँ जी आप क्यों रो रही हैं? ये तो बस सो रहे हैं। अभी आप देखना, नींद पूरी होते ही जाग जाएंगे। सुनिए ना, उठिए ना, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। आपने कहा था ना साथ में मिलकर वेज पिज्जा की दुकान खोलेंगे और दोनों उसमें मिलकर पिज्जा बनाएंगे। बहू होश में आ, अनुज हमें छोड़कर जा चुका है और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। हम दोनों को अकेले छोड़कर वो जा चुका है। इसके बाद रूपाली फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रूपाली अनुज के लाए हुए उस माइक्रोवेव को उठाकर दुकान जाने लगती है। रूपाली बहू, तू ऐसी हालत में इस मशीन को लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी, अब वो हमारे साथ नहीं है। अब हम दोनों गरीब सास बहू को मिलकर ही कुछ करना होगा। और वैसे भी अनुज जी का सपना था इसे पूरा करने का, तो अब मैं उसे पूरा करूंगी। पिज्जा बनाना उन्होंने मुझे सिखाया ही था, और वो भी कढ़ाई में। अब वेज पिज्जा बनाकर हम उसे गांव भर में बेचेंगे, जिससे हमें थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो बहू, अब तो हमें उसका सपना पूरा करना ही होगा। तभी अनुज की कंपनी से उसका मैनेजर आता है। ये लीजिए माँ जी, ये अनुज की पिछले महीने की तनख्वाह है, इसे आप रख लीजिए, शायद आपके ही कुछ काम आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये पैसे हमारे बहुत काम आएंगे। माँ जी शुक्रिया मत कहिए, ये पैसे अनुज की मेहनत के हैं।
ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों सास बहू माइक्रोवेव ठीक करवाने के लिए दुकान पर जाती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो तो पूरी तरह खराब है और ठीक नहीं हो पाएगा। ये सुनकर दोनों सास बहू परेशान हो जाती हैं, लेकिन रूपाली अपने पति के सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो कढ़ाई पिज्जा बनाकर ही बेचने की सोचती है। इसके बाद दोनों सास बहू दुकान से पिज्जा बनाने का सामान लाती हैं। फिर दोनों सास बहू घर आकर कढ़ाई में वेज पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती हैं और गाँव भर में बेचने चल पड़ती हैं। उनकी आवाज सुनकर एक औरत, क्या कहा? पिज्जा? ये पिज्जा क्या होता है? अरे बहुत ही मजेदार होता है ये पिज्जा, बबलू के पापा ने खिलाया था जब एक बार हम किसी काम से शहर गए थे। हाँ, लेकिन अब आप सबको पिज्जा खाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। अब अपने गांव में ही आपको सस्ता और ताजी सब्जियों से भरपूर पिज्जा खाने को मिल जाएगा। वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे रेट क्या है इसका? जी सिर्फ 50 रुपए। अरे वाह, इतना सस्ता। अच्छा तो लगा दो जल्दी से मेरे लिए वेज पिज्जा। हाँ, और मेरे लिए भी। उनका बनाया हुआ वेज पिज्जा सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा, आज वैसे भी मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मुझे 10 वेज पिज्जा पैक करके दे दो और मेरे लिए भी 4 बना दो। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम सब भी यही खाएंगे। फिर सुमित्रा और रूपाली जल्दी से अपने घर जाती हैं और कढ़ाई में अलग अलग तरह की सब्जियों का पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद ग्राहक उनके घर पर आते हैं और उनको पैसे देकर अपने अपने पिज्जा लेकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन रमा एक लड़के के साथ उनके घर आती है। रूपाली, ये मेरा भाई रोहन है, मुंबई में रहता है और बहुत बड़ा यूट्यूबर है। इसने कल जब तुम्हारे हाथों का बना हुआ कढ़ाई वेज पिज्जा खाया तो इसको बहुत पसंद आया। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई गांव में रहने वाली औरत इतना अच्छा पिज्जा बना सकती है, और वो भी कढ़ाई में, और वो भी किसी दुकान में नहीं बल्कि घर से ही। मैं आपकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज न हो तो। भला हमें क्या एतराज होगा। बताइए माँ जी, आपको ये कढ़ाई वेज पिज्जा बनाना कहाँ से आता है? आज तक सबने माइक्रोवेव में बने हुए पिज्जा तो खाए होंगे, लेकिन कढ़ाई पिज्जा हमने पहली बार देखा है। बेटा, मुझे ये सब मॉडर्न खाना बनाना कहाँ आता है। ये सब तो मेरी बहू ने मेरे बेटे से सीखा था, जो कि एक कंपनी में पिज्जा बनाने का काम करता था। जी माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये कढ़ाई वेज पिज्जा भी मुझे उन्हीं ने बनाना सिखाया था। ये उन्हीं का सपना था जिसे हमने पूरा किया है। रोहन उनकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता है। अब सास बहू का कढ़ाई वेज पिज्जा हर जगह मशहूर हो जाता है, जिससे उनकी माली हालत काफी सुधर जाती है और अब वो खुद का बड़ा पक्का घर बनवा लेती है। कुछ समय बाद अब वो खुद का रेस्टोरेंट खोलती है जिसमें पिज्जा ही बेचती है। अब वो और भी लोगों को काम पर रख लेती है। उसे देखकर सास की आंखें भर आती हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। क्रांति अपनी 2 बेटियों रोशनी और प्रज्ञा के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। क्रांति का जीवन अंधकार में डूब गया जब उसे ये पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। शादी के 11 साल हो जाने पर और मन भर जाने पर उसके पति ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से सबके खिलाफ जाकर जो की थी। उसकी 2 बेटियां थी, 10 साल की रोशनी और 8 साल की प्रज्ञा। पति का साथ छूटने के बाद क्रांति अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए एक लाला की दुकान पर काम करने लगी, लेकिन पगार के नाम पर उसे केवल महीने में 4000 ही मिलते। एक रोज, लाला जी, इतनी कम तनख्वाह में घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया है। कमरे का किराया, बच्चों की फीस और घर का राशन, इन सब में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कुछ पैसे बढ़ा देते तो मेहरबानी होती। दाल पीसने के लिए नहीं कह रहा हूँ तुझसे, खाली सामान ही इधर से उधर रखना होता है और बैठकर दाल में कंकड़ पत्थर चुनने होते हैं। मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता, और अगर नहीं जमता है तेरे को तो कहीं और जाके काम देख ले। ऐसा मत कहो लाला जी, यहाँ से मेरा घर पास में है और बच्चियों का स्कूल भी। मैं काम के साथ साथ घर भी देख लेती हूँ। अगर कहीं दूर जाऊंगी तो घर और बच्चे कैसे देखूंगी? अरे इसीलिए तो कहता हूँ जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना सीखो। शांति चुपचाप घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज, माँ, आपको पता है सब स्कूल में हमारा मजाक उड़ाते हैं। कोई भी हमारे साथ लंच शेयर नहीं करता। वो सब कहते हैं कि इनके टिफिन में तो हमेशा रोटी होती है, वो भी बिना घी के चुपड़ी हुई। वो सब हमें गरीब कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? गरीब होना ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है मेरी बच्चियों। कभी कभी स्कूल के बाद रोशनी और प्रज्ञा भी माँ के पास गोदाम में बैठकर पढ़ाई करने बैठ जाती, जहाँ क्रांति दाल साफ करती और दोनों बहनें पढ़ती।
एक रोज जब वो दोनों दुकान पर आई तो लाला पिज्जा खा रहा था, जिसे देख प्रज्ञा अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी वो खाना है जो लाला खा रहे हैं। मेरे स्कूल में काफी बच्चे लाते हैं ये पिज्जा, लेकिन वो बहुत महंगा आता है बेटी, और तुम्हारी गरीब माँ की इतनी हैसियत नहीं कि वो तुम्हें ये खिला सके। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना है। अच्छा तू रुक, मैं अभी लाला जी से मांग कर देखती हूँ। क्रांति घबराते हुए लाला जी के पास आई। मालिक, बिटिया का बड़ा मन है ये पिज्जा खाने का, अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा। ए चल चल, तुम गरीबों की हैसियत नहीं है इसे खाने की, जानती भी है कितना महंगा आता है ये, हैं? ये तो हम बड़े लोगों के शौक हैं, चल जा। आंखों में आंसू लिए क्रांति प्रज्ञा से बोली, तू दुखी मत हो मेरी बच्ची, मैं तुझे फिर कभी पिज्जा खिला दूंगी, चल अब तुम पढ़ाई कर लो। लेकिन प्रज्ञा और रोशनी का मन कहाँ मानने वाला था। वो एक नजर अपनी किताब में तो दूसरी लाला के पिज्जा पर रखती। तभी लाला के पिज्जा में एक बाल आ गया। लाला ने गुस्से में उस पिज्जा को फेंक दिया, लेकिन रोशनी ने सबसे नजर बचाते हुए उसे अपने डिब्बे में रख लिया। घर आकर रोशनी उसे चूल्हे पर सेकने लगी। ये पिज्जा ये कहाँ से आया? माँ, वो लाला के पिज्जा में बाल आ गया था और उसने वो पिज्जा फेंक दिया था, मैंने बाल वाला हिस्सा तोड़कर फेंक दिया। चलो प्रज्ञा, अब तुम भी थोड़ा खा लो और थोड़ा माँ हम दोनों खा लेते हैं, आखिर हमें भी तो इसका स्वाद पता चले। लो खाकर देखो। क्रांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चियों को गले से लगा लिया। फिर रोशनी ने एक टुकड़ा तोड़कर अपनी माँ और बहन के मुंह में दे दिया। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, सचमुच मजा आ गया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब रोशनी और प्रज्ञा स्कूल से लौट रही थी, तो रास्ते में उनकी नजर एक ठेले पर वेज पिज्जा और पनीर का पिज्जा बना रहे मदन पर जाती है। रोशनी उसके पास जाकर बोली, अंकल क्या आप मुझे भी ये वेज पिज्जा बनाना सिखाओगे? ए धंधे का वक्त है, क्यों टाइम खराब कर रही है, चल जा यहाँ से। मदन उन्हें वहाँ से भगा देता है। लेकिन अब वो दोनों स्कूल से लौटते वक्त अक्सर छुप छुप कर मदन को पिज्जा बनाते देखती। एक रोज वो मंडी जाती हैं और वहाँ जाकर फेंकी हुई खराब सब्जियों में से कुछ ठीक ठाक सब्जियां बिन कर लाती हैं। और जब उनकी माँ दुकान पर होती है तो वो घर पर आटे की बड़ी सी रोटी बनाकर सेक लेती है। पहले तो 2 रोटियां खराब हो जाती हैं, लेकिन तीसरी बार उसका पिज्जा बेस बनकर तैयार हो जाता है। फिर उन सब्जियों को छोटा छोटा काट कर वो उस पर डाल देती है। पिज्जा जितना दिखने में खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा वो खाने में लाजवाब था। वाह छोटी, हम तो पिज्जा बनाने में माहिर हो गए, ये वाला माँ के लिए रख देते हैं, वो खाएगी तो खुश हो जाएगी। उस रोज उन्होंने पेट भर पिज्जा खाया, लेकिन तभी दुकान से बिरजू भागता हुआ आया। रोशनी, प्रज्ञा, अरे जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ माँ को? वो अचानक से बेहोश हो गई है। वो सभी क्रांति को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे बीपी लो की शिकायत बताते हैं। साथ ही कमजोरी के कारण उसे कुछ दिन के बेड रेस्ट पर रहने के लिए कहते हैं। अब से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है माँ, अब तुम बस आराम करो। हमने उस लाला को भी मना कर दिया है कि तुम अब उसके यहाँ काम नहीं करोगी। लेकिन मैं आराम करूंगी तो घर कौन संभालेगा? हम दोनों हैं ना माँ, अब आप बस आराम करो। क्रांति के पास रखे थोड़े से पैसों से वो पिज्जा बनाने का सामान लाती है। फिर दोनों सड़क किनारे बोरी पर ही पिज्जा बनाकर बेचने लगती हैं, क्योंकि ठेला खरीदने के लिए अभी उनके पास पैसे नहीं थे। वो जोर जोर से लोगों को आवाज देकर बुलाने लगती, आओ आओ प्यारे लोगों, आओ हमारा स्वादिष्ट पिज्जा खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, सिर्फ 50 रुपए के सस्ते दामों में खाओ। इतना सस्ता पिज्जा सुनकर कुछ लोग उनके पास आ जाते हैं और उनसे वो पिज्जा लेते हैं। पहले दिन उनकी थोड़ी सी कमाई हो जाती है। फिर एक औरत उनके पास आती है, एक वेज पिज्जा मुझे भी देना। वाह, इसमें तो क्या लाजवाब स्वाद है, ऐसा करो 4 पैक भी कर दो। उनका वेज पिज्जा सबको बहुत पसंद आया और उन दोनों बहनों का काम चलने लगा। लेकिन मदन उनसे चिढ़ने लगा। ये छोरियां क्या सोचती हैं, 2-4 सब्जियों से बना ये वेज पिज्जा बिक जाने से ये लड़कियां मेरी बराबरी कर लेंगी। कहाँ मेरा वेज और पनीर पिज्जा, और कहाँ इनका ये सब्जी वाला सिर्फ वेज पिज्जा। मदन को खुद पर खूब घमंड था। कुछ दिन बाद ही दोनों बहनों ने पुराना ठेला खरीद लिया और उस पर वेज पिज्जा बनाकर बेचने लगी, जिससे उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई और उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। उन लड़कियों की मीठी बोली और प्यारा स्वभाव, साथ में सस्ता और स्वादिष्ट पिज्जा खाकर लोग उनकी ओर आने लगे। रोशनी तवे पर पिज्जा बनाती और प्रज्ञा वो सबको परोसती जाती। वाह, क्या बढ़िया वेज पिज्जा बनाया है, क्या लाजवाब स्वाद है इसमें। उनकी कमाई देख मदन गुस्से में आकर उनसे बोला, ए लड़कियों खबरदार,
अगर कल से तुम दोनों ने अपना पिज्जा का ठेला यहाँ पर लगाया तो? क्यों नहीं बेच सकती हम यहाँ पर पिज्जा? क्योंकि तुम्हारा ये सस्ता सब्जी वाला 2 कौड़ी का पिज्जा देखकर मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। मैं रोज सारा सामान घर ले जाता हूँ और तुम दोनों यहाँ बैठकर नोट छाप रही हो। लेकिन वो दोनों नहीं मानती और अगले दिन से वो फिर से पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। मदन उनके ठेले पर जाता है और वहाँ खड़े ग्राहकों से कहता है, आप सब मेरे ठेले पर आइए, वहाँ आपको पनीर पिज्जा मिलेगा। आपको ये बेकार सब्जी वाला पिज्जा नहीं खाना पड़ेगा। तुम्हारे पिज्जा में तो रत्ती भर का स्वाद भी नहीं है जो स्वाद इसके इस वेज पिज्जा में है। न जाने क्या मिलाती हैं ये 2 कौड़ी की लड़कियां अपने इस वेज पिज्जा में। अब दोनों बहनें स्कूल से आते ही पिज्जा का ठेला लगाकर पिज्जा बनाती और दोपहर से रात तक बेचती रहती। उनके पास खूब ग्राहक आते। ये देख अब मदन से रहा नहीं गया और एक शाम जब दोनों बहनें काम समेटकर घर जाने लगी तो मदन एक बड़ा सा डंडा लाए और उनके ठेले को तोड़ फोड़ करके वहां से चला गया। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकी जिसमें से एक आदमी बाहर आया। अरे सुना है यहाँ कोई लड़कियां वेज पिज्जा बनाकर बेचती हैं। क्या आप बता सकती हैं उनका ठेला कहाँ है? ये सुनते ही दोनों बहनें रोने लगी। अंकल जी, हम ही यहाँ पिज्जा बनाकर बेचती थी, लेकिन एक अंकल ने हमारा सारा ठेला तोड़ दिया। उन्होंने उसे सारी बात बताई। फिर उस सेठ ने उनसे कहा, मैं एक आश्रम चलाता हूँ, मुझे वहां के 1200 बच्चों के लिए तुमसे पिज्जा बनवाना है। सारा सामान मैं तुम्हें खुद खरीद कर दूंगा। बस तुम दोनों हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम जैसे बच्चे ही इस देश के गरीब बच्चों का भविष्य हैं। वो सेठ बड़े ही दिलदार थे। उन दोनों ने जो कुछ खोया था उससे कहीं गुना ज्यादा ही उन्हें मिला। दोनों ने अगले 2 दिन में 1200 पिज्जा अनाथ आश्रम में भिजवा दिए, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हुई। अब उन्होंने एक नया ठेला खरीदा और फिर से उसी जगह पर पिज्जा बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे क्रांति भी पूरी तरह ठीक हो गई और अब वो भी अपनी बेटियों का इस काम में साथ देने लगी। उनके पास अब शादी पार्टियों के भी कई ऑर्डर आने लगे, जिससे वो अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। मदन भी समझ गया कि अच्छाई की जीत होकर ही रहती है, इसलिए उसने अब उन्हें परेशान करना बंद कर दिया और अपना काम बंद कर